Welcome, friends. Let us discuss Aristotle Part 2. Now, जैसे कि पार्ट 1 में हमने देखा था एरिस्टोटल की लाइफ कंपैरिजन विद प्लेटो, सिमिलरिटी विद प्लेटो क्या थी, एरिस्टोटल के विचार क्या थे स्टेट के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, स्लेव्स के बारे में एंड ऑब्वियसली विमेन के बारे में। अब थोड़ा आगे चलते हैं पार्ट 2 में। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल के थॉट्स रिगार्डिंग सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन, रिवोल्यूशन एंड जस्टिस के बारे में। चलो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नाउ, रिगार्डिंग थियोरी ऑफ सिटीजनशिप एरिस्टोटल का क्या कहना है? एरिस्टोटल का कहना है सिटीजनशिप इज नथिंग बट ड्यूटी टुवर्ड्स द स्टेट। टुवर्ड्स द स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिटीजनशिप इज ड्यूटी टुवर्ड्स द स्टेट, मतलब क्या है? वो कर्तव्य है। आप कहोगे कि सर आजकल तो सिटीजनशिप हमें सबको मिलती है, बाय बर्थ मिलती है, बाय मैरिज मिलती है, बाय रजिस्ट्रेशन मिलती है। ऐसा क्या उस वक्त था? एरिस्टोटल का कहना था जो सिटीजन होते हैं उनको काम करना है। कौन सा काम करना है? लेजिस्लेटिव फंक्शन एज वेल एज जुडिशियल फंक्शन, मतलब बार बार उनको उसमें एक्टिव रहना पड़ेगा, डिस्कशन में, डिलिब्रेशन में। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक को हमेशा के लिए ऑफिस ऑक्यूपाई करना होगा। आप जूरी के मेंबर होंगे तो बाय रोटेशन चलता रहता है, बट आपको कौन से काम करना है? लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाने का, जुडिशरी मतलब न्यायदान का। तो ऐसे अगर आपको काम करने हैं तो ऑब्वियसली आपको क्या होना चाहिए? सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं, आप में वो ड्यूटी करने के लिए समय भी होना चाहिए। एंड दैट्स रीजन एरिस्टोटल कहता है कि कुछ लोगों को ये मिलेगा नहीं, सिटीजनशिप का अधिकार सबको अवेलेबल नहीं होगा। यू में से कि सर क्यों? उसका कारण तो दिया होगा। यस, सामने चार्ट में लिखा है। सबसे पहले वो कहता है कि वुमेन्स को सिटीजनशिप का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल का कहना है विमेन मोस्टली कहाँ होंगी? फैमिली अफेयर्स में। सो फैमिली अफेयर्स ही उस वक्त इतने थे कि उन्हें समय कहाँ से मिलेगा बाकी जगह देखने के लिए? तो अगर समय ही नहीं है तो महिला आ ही नहीं सकती। बट इसका एक ड्रॉबैक भी अगर आप देखेंगे एरिस्टोटल के बारे में, तो दैट्स रीजन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमें बहुत ही कम विमेन दिखती है, या रेयर, ना के बराबर। डोंट यू थिंक ये कंजर्वेटिव नेचर की वजह से महिलाएं इससे बाहर ही आ गई? ये है, ये सही है, ये सच है। दूसरा उसका कहना था कि चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, उनको भी नहीं देंगे सिटीजनशिप। देना था क्वेश्चन क्यों? कि भाई छोटे बच्चे, उनमें मैच्योरिटी कहाँ से होगी? मैच्योरिटी तो नहीं होगी, तो इनको भी मिलना चाहिए क्या? आंसर इज नो। तीसरा, ओल्ड पर्सन। अरे भाई ओल्ड पर्सन है तो उनकी हेल्थ अच्छी होगी क्या? तो अपनी हेल्थ संभालेंगे या लॉ मेकिंग और जुडिशियल फंक्शन में आएंगे? तो इन्हें भी मिलना चाहिए क्या? नहीं। चौथा, स्लेव्स, गुलाम, नहीं देंगे। क्यों? बिकॉज काम क्या है? इंटेलेक्चुअल। और स्लेव के पास रीजनिंग है क्या? नहीं। तो स्लेव को भी मिलना चाहिए क्या? नहीं। यही है एरिस्टोटल का थियरी ऑफ सिटीजनशिप, बहुत ही ब्रीफ में और एक सिंपल भाषा में। क्यों कहा ऐसा उन्होंने? बिकॉज ऑब्वियसली उनका मानना था कि सिटीजनशिप एक ड्यूटी है, उसके लिए आपको फुल टाइम काम करना है, उसको लेजिस्लेटिव और जुडिशियल फंक्शन करना है। दैट्स रीजन ऐसे ही लोग इन्वॉल्व हो जो सचमुच में वो काम कर सकते हैं। आज की तारीख में अगर आप कहोगे तो आप कहोगे कि सर आज की तारीख में तो लागू नहीं होता है। एग्रीड, एग्रीड, 100% एग्रीड। बट डोंट यू थिंक ये स्टेटमेंट तो आज की तारीख में भी एग्री होना चाहिए कि सिटीजनशिप शुड बी ड्यूटी टुवर्ड्स द स्टेट। हर चीज हमें स्टेट से ही नहीं मिलनी चाहिए, स्टेट को भी हमें कुछ देना चाहिए। कर्तव्य नागरिकों के भी तो होते हैं। सो यही इंस्पायर किया लैट्रॉन थिंकर्स को भी। आई होप क्लियर हुआ है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहा है? सी एक बात याद रखो, एरिस्टोटल ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहते समय कम से कम 158 कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की है। 158 मतलब उस वक्त के सिटी स्टेट, प्लीज, ग्रीक के ही। और सारे कंपैरिजन करके फिर एरिस्टोटल ने गोल्डन मीन और एक अच्छा एनालिसिस करके दिया था। और उन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई किया, बहुत सिंप्लीफाई इसमें, दो पार्ट में। कैसे? एक, भाई आप खुद के लिए काम कर रहे हैं, मतलब जो रूल कर रहा है वो खुद के लिए काम कर रहा है या जनता के लिए काम कर रहा है? मतलब यूएस इज अ सेल्फ इंटरेस्ट और पर्सन इंटरेस्ट। एंड ऑब्वियसली सेकंड साइड क्या रहेगा कि भाई कितने नंबर के लोग रूल कर रहे हैं, मतलब रूल करने वाले कितने हैं। एग्जाम्पल से पढ़ाता हूं।
अगर रूल करने वाला एक ही है और वो लोगों के हित के लिए काम कर रहा है तो होता है वो मोनार्की। बट अगर राजा ही करप्ट हो गया, वही रुथलेस बिहेव कर रहा, तो वही होता है टिरानी। देन राजा को हटा के कुछ लोग आ जाते हैं, अच्छे लोग, रिच, उसी को हम क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी, फ्यू लोग। बट डोंट थिंक वही एरिस्टोक्रेट अगर करप्ट होता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है ओलिगार्की में। एग्जांपल देता हूं मैं हर एक के। और अगर रूल मेनी पीपल का है, मेनी, और वो लोगों के हित में काम कर रहा है, लिसन केयरफुली, लोगों के हित में, तो उसे पॉलिटी कहते हैं। लेकिन वही सब लोग, बहुत सारे लोग खुद के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसे एरिस्टोटल ने कहा है डेमोक्रेसी। आई होप क्लियर हुआ। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया है कॉन्स्टिट्यूशन में दो ब्रॉड कैटेगरीज में। कैसे? कि भाई आप खुद के लिए काम कर रहे हो या फिर जनता के लिए काम कर रहे हो। मतलब आइडियल फॉर्म एंड करप्ट फॉर्म, या फिर नॉर्मल फॉर्म एंड परवर्ट, विकृत फॉर्म। एंड देन वो क्या डिसाइड करता है, भाई कितने लोग रूल कर रहे हैं, उसके अनुसार वो चेंज होगा। एक है तो मोनार्की, अगर करप्ट हुआ तो टायरानी। फ्यू है तो एरिस्टोक्रेसी, अगर अच्छा काम कर रहा है, खराब कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है, ओलिगार्की। मेनी पीपल कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं तो पॉलिटी, और अगर खुद के लिए ही कर रहे हैं तो फिर डेमोक्रेसी। इतना सिंप्लीफाई एरिस्टोटल ने करके दिया था। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर फिर एरिस्टोटल और क्या कहते हैं। लिसन, नॉर्मली तो एरिस्टोटल भी कहते हैं कि मोनार्की अच्छी बात है, फिलोसोफर किंग अगर आप बोलते हो ना, ठीक है। बट क्या ये प्रैक्टिकेबल है? क्या हर बार पॉसिबल है? क्या नहीं, क्योंकि राजा के ऊपर अगर चेक नहीं होगा तो क्या राजा ऑनेस्ट रहेगा हमेशा? नहीं। और यही एरिस्टोटल अच्छी तरह से कहता है कि पावर एंड वर्च्यू कैन नॉट को एग्जिस्ट। पावर और वर्च्यू दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। अभी भी कुछ साल पहले हम लोग पढ़ते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। एरिस्टोटल ने तो ये 2000 साल पहले कहा है कि पावर और वर्च्यू एक साथ नहीं रहते। सो राजा अगर करप्ट हो गया तो हालत खराब हो जाएगी। और इसीलिए उसने एक काफी अच्छा फॉर्म दिया। पहले वो फॉर्म देखते हैं। क्या? एक साइकिल दिखाई, साइकिल ऑफ चेंज ऑफ गवर्नमेंट। मतलब क्या? सी, पहले राजा है, राजा अच्छा काम कर रहा है जनता के लिए, तो मोनार्की है। बट वही अगर करप्ट होता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो गई? टायरानी में। तो इस करप्ट राजा को कुछ अच्छे नोबल्स आते हैं और उसे हटाते हैं। ये किसके लिए काम करते हैं? जनता के लिए। इसलिए उसे नाम क्या दिया हमने? एरिस्टोक्रेसी। बट डोंट थिंक यही एरिस्टोक्रेसी में से कुछ लोग बाद में करप्ट हो सकते हैं, और ये करप्ट होने के बाद उन्हें क्या नाम दिया हमने? ऑलिगार्की। और इन्हीं ऑलिगार्की को फिर बाकी सारे लोग मिलकर हटाते हैं और अच्छा एक चीज बनता है, दैट इज पॉलिटी। बट पॉलिटी में ही लोग जब सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सिर्फ काम करने लगते हैं तो होता है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में ही सब नेगेटिव्स होते हैं, तो एक कोई डेमोक्रेट आता है, एक कोई आता है और वो बन जाता है मोनार्क। तो ये सर्कल में किया है वो क्या है सारे? ये विकृत फॉर्म है, दैट इज करप्ट फॉर्म है। और ये जो है वो अच्छे फॉर्म है। बट डोंट थिंक फिर एरिस्टोटल ने क्या सजेस्ट किया, कौन सा बेस्ट फॉर्म है? लिसन, एरिस्टोटल किसकी बात करता है? एरिस्टोटल क्या कहता है कि गोल्डन मीन होना चाहिए। गोल्डन मीन हमने पिछले इसमें भी देखा था। क्या? कि दो एक्सट्रीम का बीच होना चाहिए। दो एक्सट्रीम के बीच, मतलब ऑलिगार्की मतलब करप्ट, जैसे रशिया में है या फिर चाइना में भी थोड़े बहुत चीज से। डेमोक्रेसी में भी लोग सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो बेटर फॉर्म हमेशा कौन सा होगा? पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म। आई रिपीट, पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म। मतलब गोल्डन मीन होना चाहिए ओलिगार्की का भी और इसका भी। गोल्डन मीन क्या आएगा? पॉलिटी। आई होप क्लियर हुआ है। अब थोड़ा पीछे जाते हैं। एरिस्टोटल ने इसीलिए क्या कहा पॉलिटी अच्छा है, क्यों? बिकॉज पॉलिटी में कौन रहेगा? मिडिल क्लास लोग रहेंगे। मिडिल क्लास ही क्यों? रिच क्यों नहीं? रिच भी तो हो सकते हैं। या फिर सब पुअर क्यों नहीं? पुअर भी हो सकते हैं। लिसन, क्या जो रिच है वो गरीब पे विश्वास रखेंगे? क्या गरीब रिच पे विश्वास रखेंगे? गरीब को कुछ पता नहीं होगा और रिच को बहुत एरोगेंस होगा। सो ये दोनों किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? मिडिल क्लास। एंड दैट्स द रीजन बेस्ट कौन है? ऑब्वियसली इट इज मिडिल क्लास। सो मिडिल क्लास का रूल होगा तो अच्छा है।
गरीब के लिए भी और रिच के लिए भी। क्यों? बिकॉज मिडिल क्लास के पास रैशनैलिटी होती है और मॉडरेट वेल्थ होता है, मतलब वो करप्ट भी नहीं हो सकते, और इसीलिए वो सबसे बेस्ट फॉर्म है। बट यहाँ पे वो ये भी कहते हैं मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते करते कि सॉरी, मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते करते कि अगर बहुत सारे लोगों का रूल होगा तो अच्छा भी होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को करप्ट करना मुश्किल होता है। बट लिसन केयरफुली, इसका मतलब ये नहीं कि सभी का होना चाहिए। बट एरिस्टोटल का मानना है रूल कुछ लोग बनाए और उसे इंप्लीमेंट से पहले अप्रूवल क्या किससे ले ले? सबसे ले ले। उदाहरण के साथ बताता हूँ। अगर सपोज मैंने ही बिल्डिंग बनाया है, ये स्ट्रक्चर, ये घर मैंने बनाया हुआ है, मैंने कंस्ट्रक्ट किया, मुझे अच्छा ही लगेगा, बट मेरे ओपिनियन को वैल्यू नहीं है। वो जो रहने वाला है उसे वो अच्छा लगना चाहिए, तो फायदा है। मतलब क्या? दूसरा एग्जांपल, शूज बनाने वाली कंपनी को अपना हर एक शूज अच्छा लगेगा, बट शूज कहाँ पिंच होता है वो पहनने यूज करने वाले को पता होगा। मतलब ये अगर आप कॉम्बिनेशन करोगे तो सबके लिए बेहतर है, ऐसा एरिस्टोटल का मानना था। आई होप क्लियर हुआ है। अगला पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जस्टिस। एरिस्टोटल ने जस्टिस को भी बहुत महत्व दिया। रादर एरिस्टोटल ने कहा है कि जस्टिस इज अ वेरी इसेंस ऑफ द स्टेट। जस्टिस इज अ वर्च्यू, और वो इसेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एरिस्टोटल मेरिट की बात करते हैं, और एरिस्टोटल का मेन कहना है कि इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट करना चाहिए। इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। अगर आपने उल्टा किया देन देयर विल बी सेंस ऑफ इनजस्टिस, और जैसे ही सेंस ऑफ इनजस्टिस होता है उससे प्रॉब्लम होता है, उससे रिवोल्यूशन भी हो सकता है, लोग स्टेट के खिलाफ भी जा सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने जस्टिस जो है वो दो हिस्से क्लियर किया है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दूसरा रेट्रीब्यूटिव या रेक्टिफिकेटिव कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब इट्स लिंक विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवार्ड्स, वेल्थ वगैरह। सो ऑब्वियसली किसका फंक्शन होगा? लेजिस्लेचर। एंड रिट्रीब्यूटिव मतलब पनिशमेंट। अब पनिशमेंट देने का काम किसका होता है? जुडिशरी। तो ये किससे लिंक होगा? जुडिशरी से। अब आता है सवाल कि एरिस्टोटल ने उस वक्त जो मेरिट की बात की थी, क्या वो प्रेजेंट स्टेटस में भी लागू कर सकते हैं? क्या मेरिट के आधार पर ही सब कुछ होना चाहिए? लिसन केयरफुली, लिसन। मेरिट अच्छी बात है, बट सपोज कुछ लोगों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, दे आर सोशली बैकवर्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, तो सिर्फ मेरिट चलेगा क्या? नहीं। मतलब क्या? मेरिट के साथ साथ डोंट यू थिंक एक और चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है अपॉर्चुनिटी। और वो है अपॉर्चुनिटी। आई होप यू एग्री विद दिस, बिकॉज आप में से बहुत सारे टैलेंटेड लोग होंगे, बहुत सारे लोगों के पास मेरिट होगा, बट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो क्या? एंड दैट्स द रीजन बहुत सारे देशों ने अफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी भी एस्टैब्लिश की है। आई होप क्लियर हुआ है सबको। नेक्स्ट है थियरी ऑफ रिवोल्यूशन, विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कंजर्वेटिव आदमी है। सो ऑब्वियसली कंजर्वेटिव आदमी है, मतलब वो छोटा भी चेंज, छोटा भी कहीं चेंज होता है तो एरिस्टोटल को क्या लगता है? रिवोल्यूशन है। तो ऑब्वियसली ऐसा इंसान, ऐसा थिंकर कभी रिवोल्यूशन की बात चाहेगा नहीं। वो हमेशा क्या चाहेगा? रिवोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो एरिस्टोटल दो चीजें करते हैं, एक वो रीजन बताते, कॉज क्या है भाई, रिवोल्यूशन का कारण क्या है, और सिर्फ कारण देख के चुप नहीं बैठते। मेडिकल का इन्फ्लुएंस है तो सोल्यूशन भी देते हैं। तो क्या कारण है रिवोल्यूशन का? एरिस्टोटल का कहना है फीलिंग ऑफ इनजस्टिस एंड फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो। आई रिपीट, इनजस्टिस अगर मेरे साथ हुआ है या इनइक्वालिटी हुआ है तो उससे क्या होता है? रिवोल्यूशन होने का चांसेस ज्यादा होता है। कैसे? एग्जांपल देता हूं आपको। आपने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवार्ड सरकार करती है, तो सपोज दो लोगों को अवार्ड दिया, एक्स एंड वाई को, बट जेड फील्स यार मैंने तो बहुत अच्छा काम किया था, मैंने काम अच्छा किया था, लेकिन किसे मिला? एक्स या वाई को। सो व्हाट यू फील? इट्स इनजस्टिस टू मी, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अवार्ड किसी और को मिला। और जैसे ही ये फीलिंग होता है, रिवोल्यूशन होने का चांस ज्यादा होता है। दूसरा है इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी या इनजस्टिस रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, मतलब सच भी हो सकता है, या आपके कल्पना का खेल भी हो सकता है। कैसे? से फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इक्वल ट्रीट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बट इक्वल्स को इक्वल ट्रीट करना चाहिए ना। अनइक्वल्स को इक्वल ट्रीट करेंगे चलेगा? एग्जाम्पल देता हूं, चिंता मत करो। मैंगो आप में से बहुत सारे लोग खाते होंगे,
मैंगो का एक पीस, एक मैंगो कितने में आता है? कम से कम 100 रुपए में, कम से कम 100 रुपए में। अल्फांसो तो इससे भी बाहर जाएगा। लेकिन आपने कहा कि सर आज से एक काम करते हैं, जितना मैंगो का भाव है उतना ही भाव हम किसका करेंगे? ओनियन का भी करेंगे। एक ओनियन भी 100 रुपया, चलेगा? इज इट इक्वालिटी? नो भाई, इसका फायदा हुआ, इसका तो नुकसान हुआ ना। या फिर उल्टा कि सर ये 10 रुपए में, इसे भी 10 रुपए में बेचो, यार ये तो मैंगो के साथ इंजस्टिस हो गया। ये तो वही हुआ ना कि मास्टर और स्लेव दोनों को इक्वल ट्रीट करो, हो ही नहीं सकता। तो जैसे ये होता है वैसे क्या होता है? इनजस्टिस लगता है, और इनजस्टिस के वजह से क्या होता है? इनजस्टिस के वजह से रिवॉल्यूशन होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो एरिस्टोटल क्या कहता है? रिवॉल्यूशन आपको रोकना चाहिए। और कैसे रोकेंगे आप? जहां कहीं डिससेटिस्फैक्शन है उसे कम करो, होने ही मत दो प्रेफरेबली, लेकिन है तो इमीडिएटली देखो। कोई भी काम अगर कर रहा है तो मेजॉरिटी का कंसेंट ले लो, मेजॉरिटी आपके साथ होनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि माइनॉरिटी को चीट करो, प्लीज। माइनॉरिटी को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि हम आपको चीट कर रहे हैं, बिकॉज माइनॉरिटी बाय डेफिनेशन इटसेल्फ दे आर लेस इन नंबर्स। सो मेजॉरिटी का कंसेंट लेंगे बट माइनॉरिटी को चीट नहीं करना है। एंड राजा को ये देखना चाहिए कि कोई भी पावरफुल ना हो, इतना पावरफुल ना हो कि वो रिवॉल्यूशन करने लगे अपने खिलाफ। मतलब पावरफुल कोई भी ना होना चाहिए, किसे होना ही नहीं देना है। और एक सबसे अच्छी बात क्या? एजुकेशन। देन यू मे से कि एजुकेशन से क्या? एजुकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट मीडियम जिसके थ्रू स्टेट अपना एजेंडा चला सकता है। कैसे? एजुकेशन के से थ्रू हम लोग नए पीढ़ी को ओबेडिएंट बना सकते हैं, पैट्रियोटिक बना सकते हैं, वो सारी वैल्यू में इंक्लूड कर सकते हैं जो हमें चाहिए, और जो हमारे खिलाफ लगता है वो उसमें डालने का ही नहीं है वो एजुकेशन में। तो रिवॉल्यूशन जिससे हो सकता है वो चीजें बाहर रखो। तो एजुकेशन भी काम का है, यस। एंड ही शुड बी सेंसिटिव इवन फॉर द माइनर चेंज, छोटे छोटे इसमें भी सेंसिटिव होना चाहिए। और एक चीज उन्होंने कही जो कि काफी अच्छी है, क्या मतलब? इनइक्वालिटी या इनजस्टिस यही सबसे बड़ा कारण है। तो एरिस्टोटल का कहना है क्या करो, एक काम करो, ऊपर एक क्लास है जिसको हम कहेंगे सपोज रिच क्लास है, और नीचे कौन है? पुअर क्लास है। आई होप आपको दिख रहा है। ये जितना इनइक्वालिटी बढ़ेगा उतना रिवॉल्यूशन होने का चांसेस ज्यादा है। एक काम करो, बीच में मिडिल क्लास लाओ, और जितना मिडिल क्लास ज्यादा उतना रिवॉल्यूशन का चांस कम। क्यों? बिकॉज ये इनके तरफ देखेंगे, ये इनके तरफ देखेंगे। तो मिडिल क्लास होगा तो रिवॉल्यूशन का चांस हमेशा क्या होता है? कम होता है। ऐसा एरिस्टोटल का कहना था। नेक्स्ट, अब कार्ल मार्क्स में भी तो रिवॉल्यूशन की बात की है, और एरिस्टोटल में, तो दोनों में क्या अंतर है? चलो एक एक करके चार्ट में देखते हैं। अगर फिलोसॉफिकल बेसिस देखेंगे तो एरिस्टोटल का क्या है? कंजर्वेटिव है। बट कार्ल मार्क्स कंजर्वेटिव है क्या? नहीं, कार्ल मार्क्स सीधे रेडिकल है, रिवॉल्यूशन चाहते हैं। दोनों भी कहते हैं कि इनजस्टिस है, बट दोनों में अंतर क्या है? इवन छोटा भी इनजस्टिस होता है, छोटा भी चेंज, तो एरिस्टोटल का कहना है भाई रिवॉल्यूशन है। वेरस कार्ल मार्क्स क्या बोलता है? ओवरथ्रो कर दो, मतलब कैपिटलिस्ट और वर्कर्स, वर्कर्स को क्या करना चाहिए? कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो करना चाहिए, एब्सोल्यूट हटा देना चाहिए। कॉज क्या है? सेंस ऑफ इनजस्टिस, मतलब लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। बट कार्ल मार्क्स क्या कहता है? जो कैपिटलिस्ट है, जो वर्कर्स का क्या कर रहे हैं? सालों से शोषण कर रहे हैं, मतलब कॉज भी अलग है। एरिस्टोटल के इसमें इंपैक्ट क्या होगा? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि सरकार जाएगी। वेरएज कार्ल मार्क्स क्या कहता है? कैपिटलिस्ट क्लास ही चला जाएगा और एक नया इरा आएगा जिसमें वर्कर्स का चलेगा, प्रोलेटरेट का चलेगा, और बाद में एंड किस में हो जाएगा? कम्युनिज्म में। तो एरिस्टोटल रिवॉल्यूशन चाहता है क्या? नहीं। उसका आंसर सिंपल लॉजिक लगाओ, कंजर्वेटिव है एरिस्टोटल। सो अगर एरिस्टोटल कंजर्वेटिव है तो वो रिवॉल्यूशन कभी नहीं चाहेगा, वेरएज कार्ल मार्क्स रिवॉल्यूशन हमेशा चाहते थे। सो ये है दोनों के बीच का डिफरेंस। आई होप क्लियर हुआ है। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, लॉ के बारे में क्या कहना है एरिस्टोटल का? एरिस्टोटल ने क्लियरली कहा है लॉ इज अ रीजन विदाउट पैशन, इसलिए एरिस्टोटल को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहते हैं। एरिस्टोटल ने यहां तक कहा है कि विजडम ऑफ मेनी इज प्रेफरेबल टू विजडम ऑफ वन। तो ये किसके बारे में है?
प्लेटो फिलोसोफर किंग। डोंट थिंक प्लेटो मानता था कि फिलोसोफर किंग जो होगा वो सबसे टैलेंटेड होगा, विजडम होगा। एरिस्टोटल कहता है एक आदमी से बेटर क्या है, विजडम ऑफ मैनी एंड रूल ऑफ लॉ। मतलब अपने गुरु को कहीं पे भी उन्होंने ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया है। नेक्स्ट, एज यूजुअल क्वेश्चंस मेंस का, इनइक्वालिटी एवरीवेयर इज इट अ कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन, ये क्वेश्चन ऐसे के लिए भी आ चुका है। सो डोंट यू थिंक एरिस्टोटल अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सचमुच में पॉलिटिक्स की स्टडी काफी ऊंचे लेवल पे लेके गए। प्लेटो ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, बट एरिस्टोटल ने एक ही इसके ऊपर काफी डेप्थ में चर्चा की है, इसीलिए एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। सोक्रेटस को दुनिया का वाइस आदमी कहते हैं, बट एरिस्टोटल को दुनियादारी में वाइस कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। इसी नोट पे ये वीडियो खत्म करता हूं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।